अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लेक्चर 31 करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का, जिसमें आइगन वेक्टर्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। अच्छा, आइगन वेक्टर्स को हम डिटेल के साथ पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ लिया हुआ है। अब ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं ये हमने यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, कि आइगन वेक्टर्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखें, एक थ्योरम सा है आपके पास कि लेट करें आपके पास ये दो वेक्टर स्पेसेस हैं, एक v और एक w। v की जो डायमेंशन है वो n है, w की डायमेंशन m है। ठीक है, तो ये देखें, एक वेक्टर स्पेस v है, एक वेक्टर स्पेस w है। ये n डायमेंशनल है, ये m डायमेंशनल है। डायमेंशन पता है ना, कि जैसे n डायमेंशनल है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 2 डायमेंशनल है तो इसमें दो वेक्टर्स होंगे सिर्फ v1 v2। अगर ये 3 डायमेंशनल है तो v1 v2 v3। इसी तरह से इसकी डायमेंशन m है तो इसमें m वेक्टर्स होंगे। कहते हैं कि अगर आप एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम v टू w टू एसोसिएट अ मैट्रिक्स विद t विच चूज बेसिस b एंड c। अब ये जो v है ना, इसकी एक बेसिस ले लें b, यानी एक वेक्टर स्पेस v है, उसमें से एक बेसिस ले लिया आपने b। इसी तरीके से एक वेक्टर स्पेस w है, उसकी एक बेसिस ले लें जो कि c है, और आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं फ्रॉम v टू w, और आप फिर बेसिस भी कन्वर्ट करेंगे ना, फ्रॉम बेसिस b टू बेसिस c आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर x है जो कि v में है, यानी v में से कोई भी आप एक x ले लें, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर आप इसमें से x लेंगे तो वो हम बेसिस के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि जो x होगा वो इक्वल होगा c1 b1 प्लस c2 b2 प्लस c3 b3 एंड सो ऑन, यानी b के जितने वेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने दो ले लिए b1 b2, अगर इसको हम 2 डायमेंशनल देखें तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना दें c1 b1 c2 b2, तो ये x आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक कोऑर्डिनेट वेक्टर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कोऑर्डिनेट वेक्टर भी आपको याद होगा, x का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू b या रिलेटेड टू b जब हम फाइंड करते थे तो हम क्या करते थे कि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स आ रहे होते हैं c1 c2, वो आप वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, कॉलम फॉर्म में, तो ये आपके पास इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है ये r पर n के अंदर, यानी इस v के अंदर बिलोंग लाई करता है, एंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ इट्स इमेज। अब देखो, आपने जब v से w में जाना है, यानी x को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसके अंदर, t ऑफ x के। ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह होती है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, x को t ऑफ x में आप कर देते हैं कन्वर्ट। तो ये जो इसका लीनियर वेक्टर होगा ना x ऑफ b, वो कन्वर्ट हो जाएगा t ऑफ x, और यहाँ पे छोटा सा c लगा, यानी x को tx में कन्वर्ट करें। यहाँ भी x tx में जा रहा है, लेकिन बेसिस साथ में मेंशन कर दें कि पहले वो बेसिस b में था, अब वो बेसिस, ये पहले रिलेटेड टू b था, अब रिलेटेड टू c है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें MCQs में आ सकती हैं। नीचे उन्होंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया कि x को आप tx में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप पहले x को जो है वो x ऑफ b में कन्वर्ट कर लें और tx को t ऑफ x c में। अब ये r पर n के अंदर लाई करता है, ये r पर m के अंदर लाई करता है। यहाँ भी ये बातें कुछ वही रिपीट हो रही हैं जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि b एक बेसिस है जिसके अंदर b1 से bn तक वेक्टर्स हैं। तो x का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा कि b1 b2 b3 के लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें, r1 b1 r2 b2 r3 b3 अप टू rn bn। मैंने जहाँ इधर c1 c2 लिखा था अभी, उन्होंने r1 r2 लिख दिया, तो फ़र्क कोई नहीं है। यहाँ पे भी r एक स्केलर है, वहाँ पे c हमने स्केलर लिया था। अब xb जो है हमने कहा था c1 c2 c3 होता है, तो यहाँ पे स्केलर्स क्योंकि r1 r2 हैं तो ये r1 r2 r3 अप टू rn हो जाएगा। अब इस पे अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना हमारे पास, इसमें x के साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, t ऑफ x, इधर भी आप t अप्लाई कर दें, r1 b1 प्लस r2 b2 प्लस अप टू rn bn। अच्छा, अब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है ना, t ऑफ u प्लस v अगर होता था तो हम दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है कि अंदर ये जो ऐड हो रहे हैं सबके साथ t अलग अलग कर दें, r1 b1 प्लस t ऑफ r2 b2 प्लस अप टू t ऑफ rn bn। फिर एक और हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इस तरह से k u आ रहा होता है तो आप k बाहर निकाल लेते हैं, अंदर सिर्फ t ऑफ u रह जाता है। ये स्केलर है तो वो स्केलर आप बाहर निकाल लें। यहाँ पे भी जो r1 r2 ये स्केलर्स है ना, तो r1 बाहर निकाल लें, अंदर t ऑफ b1 रह जाएगा, r2 बाहर निकाल लें तो t ऑफ b2 रह जाएगा, अप टू rn बाहर निकाल लें तो t ऑफ bn रह जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास बन गई है। ठीक है, अब इससे हम एक मैट्रिक्स बनाते होते हैं, मैट्रिक्स M। आपको ये पॉइंट अगर याद हो, हमने कहा था कि जो इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन होता है स्केलर और ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड अ वेक्टर लिख सकते हैं।
अब वो वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट वेक्टर हो सकता है और ये मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के अंदर हम कौन से कॉलम्स लेते हैं, ये जो स्केलर के साथ होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हम इस तरह के करते थे ना कि हमारे मैट्रिक्स के अंदर B1 और B2 B3 ये कॉलम्स आ जाते होते थे। यहाँ पे हमारे स्केलर्स के साथ है T ऑफ B1, T ऑफ B2 एंड सो ऑन, जितने भी T होंगे उतने कॉलम यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये हम मैट्रिक्स निकाल लेते होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और उस मैट्रिक्स को अगर आप इसके साथ कोऑर्डिनेट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास T ऑफ XC की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि जब आपने पीछे वो बेसिस B यूज़ किया है उसी को आप बेसिस C की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमने T ऑफ B1 के साथ आप इधर नीचे C लिख दें तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिस C की फॉर्म में अपना जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है या जो C कोऑर्डिनेट है ये किसके अंदर लाई करता है, R पार M के अंदर, क्योंकि C वाला W में था ना, तो W वाला R पार M के अंदर लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखना भी बता दिया उन्होंने, मैंने पीछे आपको बता दिया ना, T ऑफ B1, T ऑफ B2, T ऑफ Bn तक जाना है। और ये जो सारे T होंगे ये रिलेटेड टू C होंगे, ठीक है, यानी बेसिस C के अंदर लाई करेंगे। और इसे पढ़ते क्या है हम, ये मैट्रिक्स जो M है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर T रिलेटिव टू बेसिस B एंड C, क्योंकि इसमें दोनों बेसिस आ रही है ना, पहले आप बेसिस B में हैं फिर आपने C में जाना है। तो T ऑफ B1 और नीचे C, यानी ये रिलेटेड टू B भी है और रिलेटेड टू C भी है। तो मैट्रिक्स फॉर T रिलेटिव टू B एंड C, इसकी भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। देख लें कि x को आप tx में कन्वर्ट करते हैं और tx से फिर आगे आप t ऑफ x c में यानी बेसिस c में चले जाते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप x से पहले कोऑर्डिनेट वेक्टर बना लें xb, फिर xb को आप t ऑफ x c में कन्वर्ट कर लें। तो आप इस पाथ से आ जाएं या इस पाथ से आ जाएं, एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपको एक बेसिस दी हुई है B1 B2, C एक दूसरी बेसिस है C1 C2 C3। C जो है वो W की बेसिस है और B V की बेसिस है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है फ्रॉम V टू W। T ऑफ B1 भी दिया हुआ है, T ऑफ B2 भी दिया हुआ है। आपने मैट्रिक्स M फाइंड करना है रिलेटिव टू B एंड C, ठीक है। अभी मैट्रिक्स M का हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था। मैट्रिक्स M किसकी इक्वल होगा, T ऑफ B1, दूसरा कॉलम T ऑफ B2, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही B हैं B1 B2 तो सिर्फ दो ही कॉलम आएंगे, तो मैट्रिक्स में सिर्फ दो कॉलम्स आने वाले हैं। अब देखो T ऑफ B1 की वैल्यू क्या बनेगी, ये T ऑफ B1 है ना, तो यहाँ पे हम जब इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि जो हमारे स्केलर्स होते हैं, यानी यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं 3 -2 5, ये T ऑफ B1 की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2 5। और T ऑफ B2 का जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा रिलेटेड टू C वो कैसे बनेगा, 4 7 -1, वो लिख लें और फिर इधर वैल्यूज़ पुट कर दें। T ऑफ B1 की हमने लिखी है 3 - 2 5, इसी तरह से T ऑफ B2 की आई है 4 7 -1, ठीक है। तो बस सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल थी, आपने सिर्फ मैट्रिक्स बना के दिखाना था, वो हमने बना लिया। नेक्स्ट है जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V। पीछे हम जा रहे थे V से W में, अभी वो कह रहे हैं कि अगर आपने V से V में ही ट्रांसफॉर्म करना है, यानी वेक्टर स्पेस चेंज नहीं हो रही। अगर इस वेक्टर स्पेस की बेसिस B है तो इसकी भी ऑब्वियसली B होगी, यानी B से B में ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आप। तो इसमें जो मैट्रिक्स बनेगा ना, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर T रिलेटिव टू B। इसमें क्या कह रहे थे हम, मैट्रिक्स फॉर T रिलेटिव टू B एंड C, क्योंकि दो बेसिस इन्वॉल्व थी B और C, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही बेस है, हम पहले भी B में हैं, जाना भी हमने B में ही है दोबारा, तो उसको हम सिर्फ रिलेटिव टू B कहेंगे, या सिंपली उसको B मैट्रिक्स फॉर T भी कह सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, T ऑफ B, पीछे हम कह रहे थे उसको T ऑफ B1 और नीचे इस तरह से C लिखते थे हम कि रिलेटेड टू B एंड C बोथ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिलेटेड टू B है तो आपने इसको T ऑफ B लिखते हैं कि मैट्रिक्स होगा जो कि रिलेटेड टू B होगा। इसकी भी आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लें। नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला बनेगा यानी मैट्रिक्स निकालने का, वो कैसे बनेगा, T ऑफ XB इज इक्वल टू T ऑफ B इंटू XB, यानी हम पीछे कंपेयर करते हैं इसको। पीछे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा T ऑफ XC इक्वल था मैट्रिक्स इंटू XB के ना, कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ B। अब इससे कंपेयर करेंगे, हमने पहले C में जाना था, अभी हमने B में ही जाना है, तो इस C की जगह पे B आ जाएगा। देखें T ऑफ XB इज इक्वल टू मैट्रिक्स की जगह हमने कहा है कि हम मैट्रिक्स को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करें, TB के साथ ना, तो यहाँ पे M की जगह पे TB आ जाएगा और XB एज इट इज़। तो ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब आप V से V में जा रहे हैं, ये फार्मूला तब यूज़ करना है जब आप V से W में जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, कह रहे हैं मैपिंग फ्रॉम P2 से P2 में जाना है। देखो V से V में ही जा रहे हैं, जिसमें है सेम उसी में कन्वर्ट करना है। एक आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है और उसका आंसर ये आता है। अच्छा अगर आप गौर करें
तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव हमें सामने दिया हुआ है। ए नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। A1 के साथ t है, t का डेरिवेटिव 1 होगा, तो A1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A1 आ जाएगा। A2 एज इट इज़, T2 का डेरिवेटिव 2t होगा ना, तो 2t जब A2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2A2t। तो ये चीज़ देखें हमें आंसर में दी हुई है। तो मतलब ये कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या कर रही है, हम जो इसको इनपुट देते हैं ये उसका डेरिवेटिव निकाल के हमें दे देती है, लेकिन वो उसी सेम वेक्टर स्पेस के अंदर लाई करता है। पार्ट 1 में हमसे कहा जा रहा है कि बी मैट्रिक्स फाइंड करें फॉर टी व्हेन बी इज़ बेसिस, और बेसिस ये स्टैंडर्ड बेसिस हमें दे दी उन्होंने इस पोलिनोमियल की, ठीक है, पी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस हमें उन्होंने दे दी है। बी मैट्रिक्स फॉर टी फाइंड करना है, ये वाली चीज़ आपने यूज़ करनी है। अब इसमें मुझे टी बी भी चाहिए और एक्स बी भी चाहिए, ठीक है। टी बी निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगी, देखें स्टैंडर्ड बेसिस है ना, तो हम टी ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं, टी ऑफ टी भी निकाल लेते हैं, टी ऑफ टी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। फिर जो तीनों के आंसर्स आएंगे वो हम 3 इस तरह से कॉलम्स बना के उसमें लिख देंगे। तो ये पहले मैंने ये 1 पुट किया है, फिर ये टी पुट किया है, फिर टी स्क्वायर पुट किया है। अब ये टी क्या करता है, हमें इसका डेरिवेटिव लेके देता है ना, तो 1 का जब ये डेरिवेटिव लेगा तो क्या आ जाएगा 0, टी का जब डेरिवेटिव लेगा तो 1 आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेगा तो वो 2t आ जाएगा। तो हमें तीनों के आंसर्स मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन ये आंसर्स हमारे पास सिंगल नंबर आ रहे हैं, हमने कॉलम में इसको क्या करना है, इस तरह से नंबर ऑफ रोज़ की फॉर्म में लिखना है, यानी डिफरेंट रोज़ होनी चाहिए ना यहाँ पर, कि आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस में कितने आ रहे हैं वेक्टर्स, 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रोज़ होनी चाहिए, इसकी भी 3 रोज़ इसकी और 3 रोज़ इसकी। उसके लिए हमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, इसका टी ऑफ 1 का पहले बना लेते हैं। देखें टी ऑफ 1 का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इधर तो 0 ही रहेगा। इधर 0 लाने के लिए हमें अब क्या करना है कि हमारी जो ये थी एक्सप्रेशन होता है हमारा, उसमें हमने सबका जो कोएफिशिएंट है ना वो 0 कर देना है, यानी ए नॉट का कोएफिशिएंट भी 0 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, यानी ए नॉट 0 हो जाएगा। A1 को भी 0 कर दें तो टी का कोएफिशिएंट भी 0 हो गया ना, तो 0 इंटू टी आ जाएगा, प्लस फिर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है A2 इसको भी 0 कर दें तो 0 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 तो ये 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि इनके बेसिकली मैंने अभी पीछे भी रिपीट की थी ये बात कि जब आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखना होता है तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे स्केलर्स ले लेते हैं C1 C2 C3। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन है टी स्क्वायर टी और कांस्टेंट का, तो इनके स्केलर ये बाहर होंगे ना, तो स्केलर हैं 0 0 0। तो हमारे पास यहाँ से टी ऑफ 1 का जो पहला एक वेक्टर होगा वो बन के आ गया है 0 0 0, ठीक है। अब दूसरा बना लेते हैं, दूसरा हम बना लेते हैं टी ऑफ टी का। इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है कि टी का डेरिवेटिव 1 आता है। अब अगर इसको आंसर को मुझे 1 लाना है, ठीक है, तो अब तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो पोलिनोमियल है इधर सामने ज़रा बड़ी करके लिख लेते हैं, ए नॉट प्लस A1 टी प्लस A2 टी स्क्वायर। इसमें अब टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 करना पड़ेगा, टी का कोएफिशिएंट भी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में मुझे टी वाला आंसर नहीं चाहिए ना, तो टी स्क्वायर और टी नहीं चाहिए, तो उन दोनों को 0 कर देना है आपने। 0 इंटू टी प्लस 0 इंटू टी स्क्वायर, और ये जो ए नॉट है इसकी जगह फिर हम 1 लिख देंगे, तो इज़ इक्वल टू, फिर ये आंसर 1 के इक्वल आएगा ना, कि ये 1 है, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो इधर 1 आ जाएगा, और सामने भी क्या है 1 है। तो यहाँ से मुझे कोएफिशिएंट जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 1 0 0। तो दूसरा वेक्टर इसके साथ लिख लेते हैं 1 0 0, 2 वेक्टर्स आ गए। अब तीसरा एक्सप्रेशन ले लें, तीसरा हमारे पास जो है वो टी ऑफ टी स्क्वायर था, टी ऑफ टी स्क्वायर वो किसके इक्वल है, 2t के इक्वल है। अब 2t कैसे आएगा, देखो मुझे अगर 2t चाहिए है तो यानी t वाले के साथ 2 आना चाहिए, मुझे आंसर में t चाहिए, ये t वाला है ना हमारे पास एक्सप्रेशन, इसके साथ मुझे 2 चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, तो इन दोनों को 0 कर देंगे हम, 0 प्लस इसकी जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा और इसके साथ टी स्क्वायर आ जाएगा। अब 0 और 0 तो ख़त्म हो गए, तो ये 2t इज़ इक्वल टू 2t आ जाएगा। तो यानी इसके जो स्केलर्स होंगे वो होंगे 0 2 0 0 2 0। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं। देखें टी ऑफ 1 टी ऑफ टी एंड टी ऑफ टी स्क्वायर, तीनों के आंसर्स मेरे वही आ रहे हैं जो हमने अभी पीछे लिखे हैं, 0 0 0 1 0 0 और 0 2 0, ठीक है। अब इन तीनों को इस तरह से कॉलम में, मैंने जैसे कहा था कि आपने टी ऑफ बी लिखने के लिए कॉलम में पहला वेक्टर लिख दें, दूसरे कॉलम में दूसरा वेक्टर, तीसरे कॉलम में तीसरा वेक्टर, तो ये आपके पास टी ऑफ बी आ गया है, ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स ही बस हमने फाइंड करना था ना, तो वो हमने फाइंड कर लिया। फिर कहते हैं वेरीफाई दैट
टी ऑफ पी बी इज इक्वल टू टी ऑफ बी पी बी फॉर ईच पी इन पी टू। अब ये वाला फॉर्मूला जो है उस पैटर्न का उन्होंने दे दिया, बस एक्स की जगह पे पी आ गया, यहाँ भी एक्स की जगह पे पी आ गया क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल है यहाँ पर, ठीक है। अब ये वेरीफाई करना है हमने। वेरीफाई कैसे करना है, देखें, पॉलिनोमियल लेते हैं हम, पी ऑफ टी जो है वो किसकी इक्वल है, ए नॉट प्लस ए वन टी प्लस ए टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूँ, यानी इस पी पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही थी, डेरिवेटिव ले रही थी ना इसका, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा a1 और इसका आ जाएगा 2a2t। तो ये एक साइड आ गई मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। देखें, फॉर्मूला है टी ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू टी ऑफ बी एक्स बी, इसको हमने प्रूव करना है। सामने दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं फॉर्मूला, एक्स की बजाय हम यहाँ पे p यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू टी ऑफ बी और p ऑफ b। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड का मैंने आंसर निकाल के रख लिया है, इट इज़ रिलेटेड टू b। ये लेफ्ट हैंड साइड का मैंने आंसर निकाल के रख लिया है कि p के ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। देखें, p के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो वो डेरिवेटिव लेके मेरे पास आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड में हमने टी ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ बी के साथ। तो टी ऑफ बी पहले लिख लेते हैं। टी ऑफ बी हमने ये देखें अभी ऊपर निकाला था, 0 0 0 1 0 0 0 2 0। इसको मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ बी के साथ, यानी पी ऑफ बी में आपकी जो पोलिनोमियल है उसके स्केलर्स आ जाएंगे ना, C1 C2 C3 आते हैं। तो ये हमारी पोलिनोमियल है, इसके स्केलर्स हैं A नॉट A1 A2। तो यहाँ पे A नॉट A1 A2 आ जाएंगे, ठीक है। वैसे हम स्केलर C1 C2 C3 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें A नॉट A1 A2 दिए हैं, तो वो आपने पुट कर दें। अब दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना आपने। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को करें तो ये 2A2 आ जाएगा और नीचे 0 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इसको भी अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये A1 और 2A2 आ रहा है, और इसको भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऊपर कांस्टेंट है, फिर नीचे t है और टी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सो हमने इसको प्रूव कर दिया है। इसकी भी आप ये देख सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती वैसे। नेक्स्ट है जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और r पावर n। ये तकरीबन वही बातें हैं जो पीछे हम करके आ चुके हैं। इसी को ना आगे उन्होंने थ्योरम में बताया हुआ है, तो हम थ्योरम पढ़ लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट वहाँ से पता चल जाए। देखिए, थ्योरम MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सपोज A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं ना कि A इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स होता है डायगनलाइजेशन के अंदर। अब इसमें D हमने पढ़ा था डायगनल मैट्रिक्स होता है n/n मैट्रिक्स का। B जो है अगर बेसिस है तो जो कॉलम्स ऑफ P हैं एंड देन D इज B मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म, यानी अगर आप इसमें से वो B मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा। आपको पता है हम P निकालते थे, हम फिर D निकालते थे। D कैसे आता था, इसमें डायगनल एलिमेंट्स पे हमारे आइगन वैल्यूज़ आ जाती थी, बाकी जो है वो सारे 0 हो जाते थे। P कैसे आता था, पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, तीसरा आइगन वेक्टर, और आइगन वेक्टर्स को कॉलम फॉर्म में लिख के हमारे पास P आ जाता था। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से जो D वाला मैट्रिक्स है ना, इसको हम कहते हैं B मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर A डायगनलाइजेबल है तो जो डायगनल मैट्रिक्स का आंसर आएगा वही हमारा B मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका छोटा सा प्रूफ है, देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्ट इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 कहते हैं डिफाइन T इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R स्क्वायर टू R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर में ही जाना है आपने। T ऑफ x इज इक्वल टू AX, एक आपको उन्होंने फॉर्मूला दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन का। A गिवन है और कह रहे हैं फाइंड अ बेसिस B फॉर R स्क्वायर विद द प्रॉपर्टी दैट B मैट्रिक्स ऑफ T इज डायगनल मैट्रिक्स, यानी वही डायगनल मैट्रिक्स जो होता है हमारा D, वही हमारा B मैट्रिक्स होता है ना। तो आपने B मैट्रिक्स के लिए एक बेसिस फाइंड करनी है। बेसिस याद है क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि P तो याद है ना आपको, P के अंदर क्या करते हैं हम, आइगन वेक्टर्स पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और आइगन वेक्टर्स को अलग अलग इस तरह ब्रैकेट में लिख के उनका एक सेट बना दिया जाए तो ये बेसिस हो जाती है। तो बेसिकली टारगेट यही है आपका कि आपने आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अब आइगन वेक्टर के लिए पहले आपको आइगन वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हम वो इक्वेशन यूज़ करेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लेमडा I। फिर इसका आप डिटर्मिनेंट लेते थे और इज इक्वल टू 0 रखते थे। वहाँ से लेमडा की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक 5 और एक 3। फिर लेमडा की वैल्यू 5 को यूज़ करते हुए आपने वो इक्वेशंस बनानी है x1 x2 वाली, और उधर से एक आइगन वेक्टर निकलेगा जो कि ये होगा। फिर 3 को यूज़ करते हुए आपने दोबारा से एक इक्वेशंस बना के दूसरा आइगन वेक्टर निकालना है जो कि ये होगा। आइगन वेक्टर्स अब हम पिछले 3 लेक्चर्स में ये काम करते हुए आए हैं, तो आपको पता होगा कि आइगन वेक्टर हमने कैसे निकालना है, तो वो आपने वर्किंग कर लेनी है, ठीक है। जब आइगन वेक्टर्स आ गए हैं, अब पहला आइगन वेक्टर पहले कॉलम में लिख दें, दूसरा आइगन वेक्टर दूसरे कॉलम में लिख दें, तो P आ गया। और D अगर आपने निकालना है,
यानी जो बी मैट्रिक्स है वो निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, आपके आइगन वैल्यूज़ को लिख देंगे मेन डायगोनल में और यहाँ पे 0। ठीक है, मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि हम वेक्टर्स आगे पीछे कर सकते हैं। ये अगर आपने पहला इधर लिखा है 1 - 1 और 1 - 2 बाद में लिखा है, तो आप 1 - 2 वाला पहले लिख लें, 1 - वाला बाद में लिख लें। लेकिन अगर इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आइगन वैल्यूज़ का भी चेंज करना होगा। बस ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आइगन वैल्यू आपने पहले नंबर पे लिखी है ना, उसका वेक्टर पहले आएगा, फिर दूसरी आइगन वैल्यू का वेक्टर दूसरे नंबर पे आएगा। अगर तीसरी होती तो तीसरी आइगन वैल्यू का वेक्टर तीसरे नंबर पे आता। यानी जो ऑर्डर आइगन वैल्यूज़ का होता है वही आइगन वेक्टर्स का होता है। ठीक है, अब हमने बेसिकली बेसिस बतानी थी ना, तो बेसिस में मैंने आपको कहा कि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने आइगन वेक्टर्स लिख देते हैं। तो पहला आइगन वेक्टर लिख लें, दूसरा आइगन वेक्टर लिख लें, तो ये आपकी बेसिस हो गई और हमने तो सिर्फ बेसिस ही फाइंड करके देनी थी। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसमें वही बात उन्होंने बता दी है जो मैंने अभी ऊपर बताई है आपको, कि जो हम पी के कॉलम्स होते हैं उन्हीं को वेक्टर बना के अलग अलग लिख दें तो वो बेसिस आ जाती है ना। तो सेम चीज़ वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आप एक्स को ट्रांसफॉर्म करें ओ एक्स के अंदर, तो जो बेसिस बी होती है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ पी। ठीक है, वही बात जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर एक छोटी सी बात है यहाँ पर, वैसे तो आपने बी मैट्रिक्स निकालना सीख लिया है पीछे कि पी के ही कॉलम्स जो होते हैं वो बी मैट्रिक्स होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप एक और तरीका यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें ये होता है कि आप देखें सिर्फ ए पी की वैल्यू निकाल लें आप, यानी ए और पी को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको, क्योंकि वैसे तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए पी इनवर्स ए पी निकालना होता है ना आपने, तो पी इनवर्स अगर आप फाइंड नहीं करना चाह रहे, मैट्रिक्स थोड़ा बड़े ऑर्डर का आ गया है, तो आप क्या करें, आप ए पी फाइंड करें। ए पी फाइंड करने के बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरह से कि आप पी लिखें, उसके साथ ए पी का जो आंसर आया वो लिखें, यानी पी वाला पूरा मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ए पी का जो आंसर है वो भी 3/3 का है, तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसके लिए आप रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाएं। हमने इन्वर्स फाइंड करना सीखा था ना बाय रो ऑपरेशंस। हम क्या करते थे, यहाँ पे हमारा ए होता था, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, फिर इधर जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो सामने वाला जो है वो इन्वर्स आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही काम करना है आपने कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेना है, यानी इस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सामने जो ए पी के साथ आंसर आ रहा होगा वो हमारा पी इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें भी आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं फाइंड करनी है। पीछे हमें एग्जांपल 3 के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी, एग्जांपल 2 के अंदर सॉरी, जो डेरिवेटिव वाली थी, हमें ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, जबकि उन्होंने बी मैट्रिक्स हमें खुद बना के दे दिया है, टी ऑफ बी दे दी है, साथ में स्टैंडर्ड बेसिस भी दे दी है, और आपने जो है वो टी फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, टी ऑफ, यहाँ पे एक्स की जगह हम पी यूज़ करेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू बी, ये इक्वल होता है किसके, टी बी इंटू, वैसे एक्स बी होता है लेकिन यहाँ पे हम पी बी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास टी बी और पी बी अगर हो तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। तो टी बी तो मेरे पास है। अब पी बी क्या होगा, पी बी के अंदर ये सारे स्केलर्स आ जाते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन के जो स्केलर्स होते हैं, A0 A1 A2, वो यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, तो देखें मैंने ये अपना टी बी वाला मैट्रिक्स रखा, साथ में A0 A1 A2 पी बी की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3A0 4A1 और ये 0, ये पहली रो आ गई, फिर 0A0 5A1 -A2 ये दूसरी रो आ गई, और तीसरी रो को इससे करके तीसरी रो आ जाएगी। अब जब ये तीनों रोज आ चुकी हैं तो अब आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना देना है, यानी जो पहला वाला है ये किसके साथ आ जाएगा, ये इधर से जो पहला वाला है कांस्टेंट, ऑर्डर क्या है कि कांस्टेंट होता है, फिर टी स्क्वायर, ये वाला हमारा कांस्टेंट के साथ आ जाएगा, यानी 3A0 + 4A1। बाहर कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम खुद से A1 लगा देते होते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा वाला है ये एक्सप्रेशन लिख के इसके साथ आपने टी लिख देना है, फिर प्लस तीसरा जो हमारा आंसर आया है वो लिख के आपने उसके साथ टी स्क्वायर लगा देना है, दरमियान में प्लस आ जाएंगे, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर दे रहा है। ठीक है, ओके, लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं आपके पास और तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं n/n के। वेरीफाई करना है ए सिमिलर टू ए। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन पढ़ी हुई है ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स डायगोनलाइजेशन के अंदर। ठीक है, और सिमिलैरिटी के लिए हमने इसी से मिलती जुलती पीछे पढ़ी है, लेकिन वो पी इनवर्स ए पी, ठीक है, इनवर्स पहले आ जाएगा और पी बाद में। तो इसका थोड़ा सा ऑर्डर बस हमें चेंज करना है कि इनवर्स वाला मैट्रिक्स पहले आएगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, फिर पी आएगा। अच्छा, अगर ए सिमिलर टू ए है, अगर तो वो कहते हैं ना ए सिमिलर टू डी है तो हम यहाँ पे डी यूज़ करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ए सिमिलर टू ए है, तो हम जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी इनवर्स और डी की जगह पे ए लिख के सामने पी लिख देंगे। अब अगर ये इसके सिमिलर है तो हमें इस पी को यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम बेसिकली इसको रिप्लेस कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कि आई इनवर्स जो है ए और साथ में आई, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए के साथ कुछ नहीं है तो हम वहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये समझेंगे हमने ए के साथ आई और आई इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है एक इनवर्स और एक आई आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आई ही रहता है,
या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लें तो वो आइडेंटिटी ही रहता है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे ए इज़ सिमिलर टू ए, क्योंकि अगर पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कुछ और है तो फिर वो मे बी सिमिलर ना हो, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है, फिर वो उसके सिमिलर होगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इफ़ ए सिमिलर टू बी एंड बी सिमिलर टू सी, यानी ए बी के सिमिलर है और बी सी के सिमिलर है, देन प्रूव दैट ए इज़ सिमिलर टू सी। अच्छा, अब देखें, अगर ए जो है वो कह रहे हैं इज़ सिमिलर टू बी, अगर ए बी के सिमिलर है तो बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पी इनवर्स ए पी के इक्वल होगा ना। मैंने कहा था जिसके सिमिलर होगा वो दरमियान में आएगा, पहले इन्वर्स और बाद में पी, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि अगर डी इज सिमिलर टू ए है तो हमने फिर डी को दरमियान में रखना है, ठीक है। तो अब अगर ए सिमिलर टू बी है तो हमने ए को दरमियान में रखना है, सामने बी आ जाएगा। इसी तरीके से वो कह रहे हैं बी इज सिमिलर टू सी, तो सी आप यहाँ पे रखेंगे और सामने जो है वो बी दरमियान में आएगा, इधर इन्वर्स आएगा, इधर पी आएगा। लेकिन इसमें भी पी है, इसमें भी हम पी यूज़ कर लें तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो हम इसमें क्यू यूज़ कर लेते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, पी की जगह पे आप क्यू यूज़ कर लें, ठीक है। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो सी है, ए है, इट इज़ सिमिलर टू सी, यानी सी इज इक्वल टू, यहाँ ए दरमियान में आएगा, इधर एक मैट्रिक्स आएगा, इधर एक मैट्रिक्स आएगा, इधर जो मैट्रिक्स होगा इसका इन्वर्स होगा और इधर जो मैट्रिक्स होगा वो सिंपल मैट्रिक्स होगा, यानी ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। अब यहाँ पे ये देखते हैं ये सिचुएशन बनती है या नहीं बनती। आप देखें सी इज इक्वल टू क्यू इन्वर्स, यहाँ बी की जगह पे ना आप बी की वैल्यू पुट कर दें, ये इसको नाम दे दें क्वेश्चन 1 का, इसको देते हैं 2 का, तो बी की जो वैल्यू है पी इन्वर्स ए पी, वो इस बी की जगह पे पुट कर दें आप। साइड पे जो क्यू है और क्यू इन्वर्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। अब आप ये ब्रैकेट खोल दें तो क्यू इन्वर्स पी इन्वर्स ए पी क्यू आ जाएगा। अब इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दें, इन दोनों के साथ, यानी ए दरमियान में आ गया। अब आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ए बी का जो होल इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। इन्वर्स में जब आप इन्वर्स खोलते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी पहले आ जाता है, ए बाद में। इसी तरीके से जब आप इन्वर्स इसका ओपन है, जब आप इसको क्लोज करेंगे, यानी अगर आप होल इन्वर्स बनाना चाहते हैं तो ऑर्डर चेंज कर देंगे आप, पी क्यू, दरमियान में ए, साइड पे भी पी क्यू आ रहा है। तो देखें जो मैट्रिक्स यहाँ है उसी का इधर इन्वर्स भी है, दरमियान में ए आ रहा है और सामने सी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ए इज सिमिलर टू सी, ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ भी हमारी प्रूव हो गई है। तो एग्जाम्पल भी ख़त्म हो गई, इसी के साथ आपका लेक्चर ख़त्म होता है। छोटा सा लेक्चर था, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं थी, एक दफ़ा आपने इसकी रिवीजन कर लेनी है तो फिर इंशाल्लाह आपके ये माइंड में बैठ जाएंगी सारी जो हमने आइगन वेक्टर्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशनशिप पढ़ा है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।